हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2024 की तैयारी में, जिसमें कि हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के सवालों को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास 23। तो जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरर से। जी हाँ, हमें फाइंड द एरर यानी कि एरर को पहचान करना है। जी हाँ, दे डिसाइडेड टू, पहला सवाल है, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली। हमें बतलाना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के पहले हम ये जानते हैं कि जी हाँ, इस सेंटेंस में कौन सा नियम लगने वाला है, उसको हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी हाँ दोस्तों, कभी भी यहाँ पर दोस्तों ट्रेन, जी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य में, रुक जाइएगा दोस्तों, वाक्य में यहाँ पर ट्रेवल इन, जी हाँ यहाँ पर ट्रेवल इन ट्रेन का यूज किया गया है, ट्रेवल इन ट्रेन का यूज किया गया है, और यहाँ पर इन का यूज नहीं होगा। यहाँ पर इन के स्थान पर, जी हाँ, इन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर बाई का यूज होगा, क्योंकि जी हाँ कोई भी ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया और कार हो गया, उसके साथ इन का यूज नहीं होता है, बाई का यूज होता है। तो यहाँ पर बाई बस हो जाएगा, बाई ट्रेन, बाई कार होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए यहाँ पर इन का हम यूज नहीं करेंगे, जबकि बाई का यूज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर इन का यूज नहीं, यहाँ पर इनके स्थान पर बाई ट्रेन हो जाएगा। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर दिया गया है, ट्रेवल इन ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चलेंगे, जिससे कि हमारा एक शानदार प्रैक्टिस सेट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरर से ही, जी हाँ एरर को पहचानना है। राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। अब इस वाक्य में कौन सा नियम यूज हुआ है उसको भी हम जानते हैं स्लाइड पर पहले। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई एक्शन, जी हाँ कोई एक्शन फ्यूचर में, कोई एक्शन जब फ्यूचर में खत्म होगा, कोई एक्शन जब फ्यूचर में खत्म होगा, यानी कि यहाँ पर जो राधा है वो कुकिंग जो फ्यूचर में सीखने वाली है, जी हाँ कोई एक्शन यानी कि जो खाना बनाना वो सीखने वाली है, वो फ्यूचर में सीखने वाली है, यानी कि कोई एक्शन फ्यूचर में खत्म होगा, उसका पॉइंट ऑफ टाइम बताने, जी हाँ, और उसका जो विवाह भी होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस में कहा गया है राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। जब उसका विवाह हो जाएगा तब वो कुकिंग सीख जाएगी, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर, जी हाँ यहाँ पर कोई एक्शन जब फ्यूचर में खत्म होगा, यानी कि उसका विवाह भी फ्यूचर में होने वाला है, यानी कि कोई एक्शन फ्यूचर में खत्म होगा, और उसका जो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम एक फ्रेज का यूज करते हैं, जो जिसका नाम है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्रेज वो है बाय द टाइम। जी हाँ, बाय द टाइम का यूज करते हैं। जी हाँ, यदि कोई एक्शन जो है फ्यूचर में खत्म होगा तो उसका पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए फ्रेज बाय द टाइम का यूज किया जाता है, और यहाँ पर उसके साथ प्लस में उसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा, सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो पहले हम आते हैं वाक्य पर, तब अच्छे से समझ में आएगा। राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है बाय द टाइम। जी हाँ, बाय द टाइम के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो ये जो फ्यूचर, जी हाँ कोई एक्शन, ये जो मैरिड यानी कि शादी जो होने वाला है वो फ्यूचर, जी हाँ शादी जो होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पर सी विल हैव मैरिड नहीं होगा, यहाँ पर सी मैरिज हो जाएगा, MARRIES, सी मैरिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा इस नियम को। तो हमारा जो हो गया एरर, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, सी विल हैव मैरिड, ये सही है, राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम सी मैरिज। जी हाँ, सी मैरिज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, यानी कि ये जो अंडरलाइन किया गया सेंटेंस है उसी, जी हाँ उसी को हमें इम्प्रूव करना है और अच्छा सही बनाना है। तो हमारा वाक्य क्या है पहले वो देखते हैं। हेलेना लव्स टू डिग एंड प्लेड इन द डर्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड। यहाँ पर दो, जी हाँ दो वर्ड आया है, डिग और प्लेड। पहले इसमें जानते हैं कौन सा नियम यूज होने वाला है। पहले दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड लिख रहा हूँ, डिग, रुकिएगा दोस्तों, डिग और एक वर्ड आया था
आपका क्या आया था एक और वर्ड? जी हाँ दोस्तों देख लेते हैं, प्लेड। जी हाँ प्लेड, डिग और प्लेड, डिग एंड प्लेड, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। डिग एक वर्ड आया है, एंड प्लेड, एंड प्लेड, ये दो वर्ड आए हैं, ये दो वर्ड आए हैं, ये दोनों वर्ड वर्ब हैं। जी हाँ दोस्तों, डिग भी वर्ब है और प्लेड भी वर्ब है। तो हम पैरेललिज्म, जी हाँ पैरेललिज्म के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो यदि दो या दो से अधिक वर्ब्स एक दूसरे से जुड़ी हैं तो उनका फॉर्म जो होता है, यानी कि उनका वर्ब का जो रूप होता है वो एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में, जी हाँ इन सेंटेंस में एंड, जी हाँ ये एंड आया है, जी हाँ एंड आया है जो कि दो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों जो वर्ब का जो हमारा रूप है वो एक सा होना चाहिए। जो डिग तो है ये V1 हो जा रहा है और प्लेट जो V2 हो जा रहा है, तो हम दोनों वर्ब को एक फॉर्म में लाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो ये प्लेट है इसको हम प्ले कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ ये भी V1 हो जाएगा और ये भी V1, प्ले, डिग एंड प्ले का यूज करेंगे। जी हाँ तो अब हम आते हैं वाक्य पर। जी हाँ डिग एंड प्ले, इसका जी हाँ हेलेना लव्स, ये जी हाँ दोस्तों सिंपल प्रेजेंट के यहाँ पर वाक्य हो जा रहा है। हेलेना लव्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो डिग एंड प्ले, जी हाँ प्ले इन द डॉट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग एंड प्ले। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा जी हाँ डी ये सही हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा अगर इस डी ऑप्शन को रखेंगे, डिग एंड प्ले इन द डॉट, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए, और इसका PDF पा सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स है। जी ये अंडरलाइन किया गया है, सेंटेंस इन इनहैंस एम्प्लॉयबिलिटी, इन इनहैंस एम्प्लॉयबिलिटी के स्थान पर हम कौन सा ऑप्शन रखें तो ये हमारा जो वाक्य है वो बिल्कुल सही हो जाए। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाए। तो पहले हम इसमें कौन सा नियम यूज होने वाला है उसको पहले हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बाई, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है सेंटेंस में बाई, उसके हम स्थान, जी हाँ ये बाई जो इसके स्थान पर नहीं, ये जो बाई है ये एक प्रीपोजिशन है। जी हाँ दोस्तों ये बाई है जो एक प्रीपोजिशन है। तो हम समझते हैं पहले जो उस स्थान या विधि को बताता है। जी हाँ कोई भी ऐसा वर्ड जो उस स्थान या विधि को बताता है जिसके द्वारा कुछ किया जाता हो, जिसके द्वारा कुछ किया जाता हो, तो जी हाँ उसके लिए हम बाई यानी कि प्रीपोजिशन का यूज होता है जिसके द्वारा कुछ किया जाता हो, उसी के लिए हम बाई यानी कि के द्वारा, इसका अर्थ ही होता है के द्वारा। तो इसके लिए हम यानी कि जिसके द्वारा कुछ किया जाता हो तो बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। और प्रीपोजिशन के बाद, ये मैंने बहुत बार बतलाया है, प्रीपोजिशन के बाद जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, जिरंड, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, जी प्रीपोजिशन प्लस, जी हाँ प्रीपोजिशन खुद का, जी हाँ यहाँ पर वर्ब जो आता है उसका जिरंड प्लस, जी हाँ जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। तो पहले हम वाक्य पर आते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इन का यूज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर बाई का यूज होगा, क्योंकि जी हाँ हम बाई का यूज उस साधन या विधि को बताते हैं, उस साधन या विधि को बतलाने के लिए यूज किया जाता है जिसके द्वारा कुछ किया जाता है। और बाई का ऐसे भी अर्थ होता है के द्वारा। जी दोस्तों तो यहाँ पर इन के जगह पर हम बाई का यूज करेंगे, और बाई और प्लस, जी हाँ यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया तो इसके बाद जो हमारा वर्ब आने वाला है वो जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब आने वाला है। तो इनहैंस को इनहैंसिंग कर देंगे, ई यहाँ पर हटा देंगे और आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, बाई इनहैंसिंग। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बाई इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। जी हाँ बाई भी आ गया और इनहैंसिंग भी आ गया, एम्प्लॉयबिलिटी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जी हाँ डाउट को अपने मन में मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जी हाँ अनेक शब्दों के एक शब्द काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे SSC MTS एग्जाम के लिए। जी हाँ सवाल है अनेक शब्दों के एक शब्द से अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम यानी कि परेशानी, एक, जी हाँ अ पर्सन यानी कि एक ऐसा पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि एक परेशानी को सोल्व करने के लिए दो पार्टियों के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। जी हाँ तो उसको, जी हाँ दो पार्टियों के द्वारा एक व्यक्ति को रखा जाता है तो उसको हम एक शब्द में, हम एक शब्द में क्या कहते हैं यही हमें बतलाना है। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी,
एर्बिट्रेटर, एर्बिट्रेटर का अर्थ होता है दोस्तों मध्यस्थ, यानी कि दोनों के बीच का, जी हाँ दोनों के बीच, जी हाँ बीच में ये रहकर दोनों का जी हाँ समस्याओं को सोल्व करते हैं। जी हाँ एर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ, मध्य का अर्थ ही होता है बीच, बीच यानी कि बीच का, मध्यस्थ एर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ। और सभी हम ऑप्शंस को भी देखेंगे क्योंकि सभी ऑप्शंस हमारे लिए काफ़ी वीवीआई यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एडवोकेट जानते होंगे दोस्तों, अधिवक्ता, जी हाँ अधिवक्ता होता है। जज, जज का अर्थ जानते हैं दोस्तों न्यायाधीश होता है। और ज्यूरी, जी हाँ ज्यूरी का अर्थ होता है निर्णायक समिति, यानी कि जो निर्णायक समिति जो ज्यूरी होते हैं उसे हम कहते हैं ज्यूरी। तो बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द से है। द एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी, द एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी यानी कि जो डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश का जो निर्माण करते हैं उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, यानी कि जो डिक्शनरी लिखते हैं, जो डिक्शनरी का निर्माता होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एक शब्द में कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेक्सिकोग्राफर। जो डिक्शनरी बनाते हैं उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। जो लेक्सिकोग्राफर होता है कोश लेखक, हिंदी में इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर को कोश लेखक, यानी कि जो डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश बनाते हैं। जी लेक्सिकोग्राफर शब्दकोश बनाने वाले को कहा जाता है। जी शब्दकोश जो बनाते हैं उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। काफ़ी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। जी हाँ दोस्तों इस क्लास में ही। जी हाँ सीनोग्राफर, सीनोग्राफर का अर्थ होता है पट चित्रकार। जी हाँ सीनोग्राफर का अर्थ होता है पट चित्रकार। स्टेनोग्राफर आपने सुना ही होगा दोस्तों, स्टेनोग्राफर का अर्थ होता है आशुलिपिक। और हैजियोग्राफर, हैजियोग्राफर का अर्थ होता है धर्म ग्रंथ। जी हाँ धर्म ग्रंथ रचयिता हैजियोग्राफर। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ अब दोस्तों हमारा सिनोनिम, जी हाँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा वर्ड है अल्टेरियर। अल्टेरियर का अर्थ क्या होता है दोस्तों पहले हम जानते हैं। अल्टेरियर का अर्थ होता है पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाला, पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाला। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों इसका अर्थ पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाला। तो इसका हमारे सिनोनिम्स बतलाना है। जी हाँ दोस्तों पूर्ववर्ती यानी कि इसका सिनोनिम्स बतलाना है, तो इसका पूर्ववर्ती यानी कि जी हाँ दोस्तों पूर्ववर्ती हो गया, अल्टेरियर मतलब पूर्ववर्ती। और ऑप्शन नंबर डी इवेंचुअल, इवेंचुअल यानी कि अंतिम। पूर्ववर्ती यानी कि लास्ट का ही, और इवेंचुअल मतलब भी अंतिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेंचुअल। जी दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है आप दोस्तों, यदि कुछ भी इस वर्ड में गड़बड़ हो तो दोस्तों जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन को देखने से पहले हम सभी ऑप्शंस को भी देख ले रहे हैं। एंटेरियर यानी कि पूर्व काल। प्रायर, प्रायर अर्थ यानी कि पूर्व। एंशियंट, एंशियंट का अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन। और जी हाँ प्रायर यानी कि पूर्व, एंशियंट मतलब प्राचीन। और एंटेरियर यानी कि पूर्व काल। जी हाँ दोस्तों और इवेंचुअल यानी कि हो जाएगा यहाँ पर अंतिम। यहाँ पर दोस्तों ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है सिनोनिम से। जी हाँ दोस्तों सिनोनिम से हमारा अगला सवाल है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का अर्थ क्या होता है? एक्सप्लिसिट का अर्थ होता है स्पष्ट, स्पष्ट। जी हाँ एक्सप्लिसिट का अर्थ होता है स्पष्ट। और इसका राइट एंड जी हाँ सिनोनिम्स यानी कि पर्याय, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशिष्ट। जी हाँ दोस्तों विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। परफेक्ट यानी कि पूर्ण होता है। जी हाँ परफेक्ट यानी कि पूर्ण। नेबुलस, नेबुलस का अर्थ होता है अस्पष्ट। वैगु, जी हाँ वैगु का अर्थ होता है प्रचलन में होना, प्रचलन में होना। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों एंटोनिम से भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ब्रेशनेस, ब्रेशनेस का अर्थ होता है उतावलापन। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उतावला, जो व्यक्ति उतावला होते हैं, जी हाँ उतावले होते हैं उसे हम कहते हैं उतावलापन। जी ब्रेशनेस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर उतावलापन। अब इसका हमें एंटोनिम्स यानी को उल्टा शब्द बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जी हाँ सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिमिडिटी। टिमिडिटी का अर्थ हो जाएगा शर्मिलापन। तो सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। नर्व यानी कि उत्साह, जी हाँ उत्साह। और बोल्डनेस, बोल्डनेस यानी कि साहसी, साहस। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द से है। हाइडियस, हाइडियस का अर्थ होता है भयंकर। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, और राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों सही नहीं है। हाइडियस का अर्थ होता है भयंकर। जी हाँ हाइडियस मतलब भयंकर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एंटोनिम्स विलोम शब्द। जी हाँ एंटोनिम्स हाइडियस यानी कि भयंकर। और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, आकर्षक अट्रैक्टिव आकर्षक। तो बढ़ते हैं हम लोग जी हाँ अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डिसगस्टिंग यानी कि घृणित। शॉकिंग यानी कि आश्चर्यजनक, जी हाँ और आश्चर्यजनक। और एक प्रकार से कहें क्रोधजनक। शॉकिंग यानी कि क्रोधजनक।
घास्टली, जी हाँ घास्टली का अर्थ होता है दोस्तों भयंकर, जी हाँ भयंकर इसका राइट आंसर, जी हाँ तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है अट्रैक्टिव। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन। जी हाँ ये दोस्तों ये फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं, लेकिन काफ़ी गलतियाँ इसमें होती हैं। तो जी हाँ एक एक सवाल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ये सवाल 3-3 मार्क्स से होते हैं। जी हाँ सभी सवाल 3-3 मार्क्स के होते हैं, और हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स करेक्ट स्पेलिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये चारों, जी हाँ चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही है उसको हमें चूज करना है। तो बिना किसी तरीके देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शंस को। सी एसिड द टेस्ट डिस्पाइट बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड। जी हाँ डिप्राइव्ड क्या होता है दोस्तों, डिप्राइव्ड फ्रॉम स्टडिंग फॉर नियरली 24, जी हाँ 24 आवर्स स्ट्रेट। सी एस्ट, एस्ट जी हाँ एसिड दिया है, यहाँ पर एस्ट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे एसिड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, एसिड का ये स्पेलिंग नहीं होता। सी एस्ट द टेस्ट डिस्पाइट, जी हाँ डिस्पाइट का DAS नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। सी एस्ट द टेस्ट डिस्पाइट, डिस्पाइट बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड, जी हाँ डिप्राइव्ड फ्रॉम स्टडिंग फॉर नियरली 24 आवर्स स्ट्रेट। तो हमारा ए या तो बी, डी, जी हाँ तो एसिड दिया है और यहाँ पर एस्टेड दिया है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर होने वाला है, जी हाँ डिस्पाइट, डिस्पाइट, और इसमें क्या दिया है दोस्तों डिस्पाइट, इसमें भी सही है। जी हाँ और स्ट्रेट, स्ट्रेट का भी स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है और वहाँ पर भी सही है। जी हाँ यहाँ पर दोस्तों एसिड नहीं होगा, यहाँ पर एस्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों एस्ड ACED होता है। सी एस्ट द टेस्ट डिस्पाइट बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड फ्रॉम स्टडिंग फॉर नियरली 24 आवर्स स्ट्रेट। सी एस्ट और सी एस्ट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर V2 यहाँ पर भी यूज किया गया और V2 यहाँ पर भी यूज किया गया है। सी एस्ट और स्लीप डिप्राइव्ड, जी हाँ V2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको भी देख लेते हैं। एस्ड का अर्थ, जी हाँ एस्ड का स्पेलिंग होता है ACED और डिस्पाइट का अर्थ है DESPITE, डिस्पाइट। और एक वर्ड है स्ट्रेट, STRAIGHT, जी हाँ STRAIGHT। तो बोलते हैं बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्पेलिंग एरर से ही है। अब चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन अलग है उसको हमें चुनना है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है, सभी ऑप्शंस को हम देखेंगे। जी हाँ एसेंस बिल्कुल सही है, एग्रीगेट बिल्कुल सही है, असेंबली बिल्कुल सही है, ट्रांसमिसेबल, जी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। TRANSMI डबल एस, जी हाँ ट्रांसमिसेबल में डबल एस होता है, तो TRANSMI डबल एस हो जाएगा दोस्तों, डबल एस IBLE। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और सभी वर्ड यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। जी हाँ ट्रांसमिसेबल में डबल एस होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें चुनना है जो भी अलग वर्ड दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं। परसीव बिल्कुल सही है, रिकॉग्निशन बिल्कुल सही है, सील्ड भी बिल्कुल सही है, वैक्यूम, जी यहाँ पर दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वैक्यूम का स्पेलिंग होता है VACUUM होता है, डबल सी दोस्तों वैक्यूम में नहीं होता है, डबल सी वैक्यूम में नहीं होता है, VACUUM होता है। जी हाँ दोस्तों W होता है। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है इडियम एंड फ्रेज से। जी हाँ इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है 15 क्वेश्चंस में से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। बोर्न टू पिक, जी हाँ दोस्तों बोर्न टू पिक का अर्थ क्या होता है, इस इडियम का अर्थ ही हमें बतलाना है। तो इसका अर्थ होता है किसी बात पर गुस्सा होना। जी बोर्न टू पिक यानी कि किसी बात पर क्रोधित होना और उस पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, यानी कि किसी बात पर क्रोधित होना और उस पर चर्चा करना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट इडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। Rahul speaks easily in front of a small group, but he seems dash before a large audience। तो इसमें जो सुटेबल एडियम है उसी को हमें बतलाना है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल एट ईच का अर्थ होता है असहज या शर्मिंदा होना। जी हाँ असहज या शर्मिंदा होना। तो पहले हम इसका अर्थ, सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। राहुल स्पीक्स इजली, जी हाँ राहुल जो आसानी से बोल पाता है इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप। जी हाँ छोटे से ग्रुप के सामने वो अच्छे से बोल पाता है।
बट ही सीम्स इल एट इज बिफोर अ लार्ज ऑडियंस और बड़े ऑडियंस यानी कि अधिक लोगों के सामने बोलने में, जी हाँ, रोहन को जो रोहन है वो घबरा जाता है, यानी कि घबरा जाता है या असहज महसूस करता है या शर्मिंदा हो जाता है या असहज महसूस करने लगता है। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए और जीके का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।